वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 क्लास में चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स, इसमें टॉपिक्स कवर किए जाएंगे मेलस लॉ एंड पोलराइड्स, और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। पहला टर्म है पोलराइजर या ध्रुवक। पोलराइजर या ध्रुवक किसे कहते हैं? When unpolarized light is incident on calcite or quartz crystal, when unpolarized light incident on calcite or quartz crystal, we get plane polarized light or plane polarized light is produced. This crystal acts as polarizer. The crystal which produce plane polarized light is called polarizer or ध्रुवक। यानी जब अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है, अध्रुवित प्रकाश इन क्रिस्टलों पर इंसिडेंट किया जाता है, तो क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड होता है। अतः क्रिस्टल ध्रुवक की भांति काम कर रहा है या ध्रुवक कहलाता है। तो ऐसे सभी क्रिस्टल पोलराइजर या ध्रुवक कहलाए जाएंगे जिन पर हम अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश डालें और वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर दें या प्लेन पोलराइज्ड लाइट उत्पन्न कर दें। तो ऐसे सभी क्रिस्टल हम पोलराइजर या ध्रुवक कहेंगे इनको। पोलराइजर के बाद एक और क्रिस्टल लगाया जाता है जो कि एनालाइजर या विश्लेषक कहलाता है। यह बिल्कुल पोलराइजर जैसा ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। किस चीज का अंतर होता है वो देखते हैं। इफ वी इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इफ वी इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन क्वार्ट्ज और कैल्साइट क्रिस्टल, क्रिस्टल एनालाइजेस दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड एनालाइजर। यानी यदि हम क्वार्ट्ज या कैल्साइट इत्यादि क्रिस्टलों पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करें तो यह क्रिस्टल समतल ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण करता है या एनालिसिस करता है, और ये क्रिस्टल हमारा विश्लेषक कहलाता है। पोलराइजर और एनालाइजर में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम पोलराइजर यानी ध्रुवक क्रिस्टल को भी हम एनालाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, एनालाइजर क्रिस्टल को ध्रुवक के रूप में या पोलराइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। इनकी वर्किंग अलग अलग हो जाती है। वर्किंग क्या अलग अलग होगी? अगर हम पोलराइजर के ऊपर यानी अपने क्रिस्टल के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश या अनपोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं क्रिस्टल के ऊपर, तो इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। और फिर आगे चल के हम एनालाइजर लगा दें, यही क्रिस्टल दूसरा लगा दें, अगर दोनों सेम पोजीशन में है, पैरेलल पोजीशन में, तो हमें फिर समतल ध्रुवित प्रकाश या हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये हमारे पोलराइजर और एनालाइजर का ये वर्क हो गया। पैरेलल पोजीशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, ये जो हमने पैरेलल में यूज किए हैं पोलराइजर और एनालाइजर, ये कहलाती है पैरेलल पोजीशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, या पोलराइजर यानी ध्रुवक और विश्लेषक की समांतर स्थिति। तो ये समांतर स्थिति हो गई क्योंकि दोनों के जो प्लेन है वो या एक्सिस हैं वो समांतर हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर लाइट हमारी जो 2I0 इंटेंसिटी की इंसिडेंट हो रही है, आगे चलकर इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है और फिर यहाँ से चलकर उतनी ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल पोजीशन है। पैरेलल पोजीशन में रे का कोई भी भाग एब्जॉर्ब नहीं होता है क्रिस्टल में। हियर एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल टू ईच अदर इन दिस फिगर, हेंस दिस इज द पोजीशन वी कॉल पैरेलल पोजीशन। यहाँ ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं। यह स्थिति समांतर स्थिति कहलाती है, या और विश्लेषक से समतल ध्रुवित प्रकाश निकलता है, जो आउटपुट में हमें एनालाइजर से मिलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ मिल रही थी वही आगे चलकर मिलेगी, उतनी ही इंटेंसिटी की मिलेगी। तो ये पैरेलल पोजीशन में होता है। इसके अपोजिट हम दूसरी सिचुएशन ले लें, क्रॉस पोजीशन, जिसमें पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट हो गई पोलराइजर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट
इतना केस सेम है। यहाँ पर एनालाइजर को हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो इससे पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, और इस कारण से यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो भी क्रिस्टल में इंटरनली एब्जॉर्ब हो गई, पूरी तरह से अवशोषित हो गई, और कोई भी लाइट बाहर नहीं निकल रही है। तो इस तरह से ये हमारा एनालाइजर और पोलराइजर की क्रॉस पोजीशन है। नो लाइट फ्रॉम एनालाइजर इन क्रॉस पोजीशन। क्रॉस पोजीशन में विश्लेषक से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता, यानी पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो यहाँ पर हमें एनालाइजर पूरी तरह से जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है इसको अवशोषित कर लेता है, और नो लाइट यानी कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकलता। 2I0 अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है। I0 इंटेंसिटी हमारी प्लेन पोलराइज लाइट की आधी हो जाती है, और आधा प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए आधी इंटेंसिटी मिलती है। और फिर यहाँ पर नो लाइट यानी I=0। ये क्रॉस्ड पोजीशन या पोलराइजर एनालाइजर की क्रॉस्ड पोजीशन क्रॉस्ड स्थिति कहलाता है, या क्रॉस्ड पोजीशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर कहलाता है। हेंस एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड, दैट इज एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो क्रॉस्ड पोजीशन हो गई। दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्रॉस्ड पोजीशन। यहाँ ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री या क्रॉस है, यह क्रॉस स्थिति कहलाती है, तो हम इसको क्रॉस्ड पोजीशन कहेंगे। और हमारी जो पहले वाली स्थिति थी जिसमें एक्सिस पैरेलल है, इसको पैरेलल पोजीशन या समांतर स्थिति कहेंगे। पोलराइजर और एनालाइजर का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक मॉलस लॉ, यानी मैलस लॉ। ये साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर ये मॉलस लॉ पड़ा। व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, तो ये हमारा एनालाइजर है विश्लेषक, इसके ऊपर हम प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। इस केस की चर्चा हो रही है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos square theta, is directly proportional to cos square theta, where theta is angle between plane of transmission of analyzer and polarizer, where theta is angle between plane of transmission of polarizer and analyzer। यानी जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक या एनालाइजर पर आपतित होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक या एनालाइजर पर आपतित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता यानी आउटपुट लाइट की इंटेंसिटी, यानी हमारे जो निर्गत प्रकाश है, बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के संचरण तल और ध्रुवक के संचरण तल के मध्य बने कोण की कोज्या यानी कॉस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, एनालाइजर पर आपतित होता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आउटपुट प्रकाश की इंटेंसिटी विश्लेषक के संचरण तल तथा ध्रुवक के संचरण तल, विश्लेषक के संचरण तल, ध्रुवक के संचरण तल के मध्य बने कोण की जो भी एंगल बनेगा थीटा, उसकी कोज्या यानी कॉस थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसको हम इक्वलिटी साइन लाने के लिए I=I0, इनिशियल इंटेंसिटी जो हमारी थी यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट की, उस इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इक्वलिटी साइन आ जाएगी। तो इस तरह से थीटा हमारा जो है वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, यानी थीटा कोण ध्रुवक और विश्लेषक के तलों के बीच का कोण है, जिसको हम थीटा कह रहे हैं। इस तरह से इस फार्मूले का फार्मूलेशन देखेंगे। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर एंड I0 and A be intensity and amplitude of plane polarized light. Here I0 is intensity of our incident plane polarized light which is incident on analyzer। तो इस तरह से इंसिडेंट लाइट ऑन एनालाइजर, एम्पलीट्यूड I0 and A be intensity and amplitude of plane polarized light
इंसिडेंट लाइट ऑन एनालाइजर। माना ध्रुवक तल और विश्लेषक तल के मध्य कोण थीटा है और तीव्रता I0 व आयाम a समतल ध्रुवित प्रकाश जो कि ध्रुवक पर आपतित होता है यानी एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा फिगर देखेंगे। फिगर में ये जो वेक्टर है ये एनालाइजर का प्लेन है यानी विश्लेषक तल, और ये मिडिल वाला ये पोलराइजर प्लेन यानी ध्रुवक तल है। अब हम इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम पोलराइजर के रिस्पेक्ट में इसको हम a cos थीटा कहेंगे। a cos थीटा कंपोनेंट हो गया हमारा, और इधर वाला कंपोनेंट a sin थीटा हो गया। हम एम्पलीट्यूड के टर्म बात कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड a है तो a cos थीटा a sin थीटा। इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनालाइजर यानी प्रकाश की तीव्रता जो कि विश्लेषक से प्राप्त हो रही है, ये I इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा या I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। यही मॉलस का नियम है, मॉलस साइंटिस्ट है, इनका नियम यही है, I इक्वल टू I0 प्लस I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इस मॉलस लॉ को हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे जब थीटा इक्वल टू 0 यानी पोलराइजर और एनालाइजर के प्लेन्स के बीच में एंगल 0 हो यानी ये पैरेलल हो। पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल पोजीशन में है यानी ध्रुवक और विश्लेषक समांतर स्थिति में है। तो समांतर स्थिति में हमें पहले से ही मालूम है मैक्सिमम लाइट मिलेगी। इस फार्मूले के डेरिवेशन से भी हम देख लें, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये I0 हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी हमने एनालाइजर पर डाली थी वो पूरी की पूरी एनालाइजर से पास होकर आउटपुट में हमें मिल रही है। तो ये हमारा समांतर स्थिति में या समांतर पोजीशन में हमारी मैक्सिमम लाइट मिलती है। अब हम क्रॉस्ड पोजीशन देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी पोलराइजर और एनालाइजर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी क्रॉस पोजीशन। ध्रुवक और विश्लेषक के तल एक दूसरे के लंबवत हैं या ये क्रॉस स्थिति में है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे हम मॉलस लॉ में, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ये 0 हो गया। तो इस तरह से हमारी आउटपुट इंटेंसिटी 0 हो गई। तो क्रॉस्ड पोजीशन में नो लाइट फ्रॉम एनालाइजर, विश्लेषक से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, ये हम पहले से जानते थे और मॉलस लॉ से भी ये प्रूव हो गया कि क्रॉस्ड पोजीशन में नो लाइट फ्रॉम एनालाइजर, विश्लेषक से कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रॉस्ड पोजीशन में हमारी जो समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर पर पड़ रही है वो एनालाइजर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है और फिर वो आगे नहीं निकल रही है। फिर आगे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इंटेंसिटी, औसत तीव्रता ऑन मूविंग एनालाइजर 1 कंप्लीट रोटेशन। तो इस तरह से हम एनालाइजर को 360 डिग्री रोटेट करें यानी 0 to 2 पाई रेडियन रोटेट करें प्रकाश के चलने की दिशा में। प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत हम एनालाइजर को रोटेट करें, प्रकाश के चलने की ये दिशा हो गई, तो हमारी एनालाइजर इस तरह से रोटेट होगी बार बार। तो एक कंप्लीट साइकिल में रोटेट करने पर जो आउटपुट इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू है वो कितनी होगी? I एवरेज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू I0 इक्वल टू 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करने पर I0 अपान 2 पाई 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 cos थीटा अपान 2, यानी 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा स्क्वायर होता है। तो यह इसी से हम निकाल लेंगे और इसको लिख के जब इंटीग्रेट करेंगे थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 ये आ गया और लिमिट्स रख देंगे। हम लिमिट्स रखेंगे तो ये 2 पाई साइन 4 पाई बाई 2 माइनस 0 0, थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 0 ही होता है। तो इस तरह से ये जो साइन 4 पाई है इसकी वैल्यू 0 हो गई और जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी आई, औसत तीव्रता, वो I0 बाई 2 आ गई। तो इस तरह से एक पूरे साइकिल में यानी 360 डिग्री हम एनालाइजर को रोटेट कराएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत, तो हमारा जो एवरेज इंटेंसिटी आएगी वो I0 बाई 2 आएगी। नेक्स्ट टॉपिक पोलराइड। पोलराइड हिंदी में भी लिखेंगे इनकी। पोलराइड इज ए चीप डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइड इज ए चीप डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी
पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती युक्ति है या डिवाइस है। तो ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं पोलराइड जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दिस इज मेड ऑफ ए फिल्म, पोलराइड इज मेड ऑफ ए फिल्म which is placed between two glass plates. Polaroid is made of film which is placed between two glass plates, यानी which is mounted between two glass plates. यानी पोलराइड एक पतली फिल्म का बनता है, पोलराइड एक पतली फिल्म का बनता है और फिल्म कांच की दो प्लेटों के मध्य रखी जाती है। तो फिल्म जो पतली फिल्म होती है वो कांच की दो प्लेटों के बीच में माउंट की जाती है, इस तरह माउंट की जाती है कि फिल्म हिले ना। फिल्म बनती कैसे है? फिल्म बनने के लिए हम देखते हैं। फिल्म हमारी बनेगी वेरी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्पेथाइट और आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन। इसका हम नाम याद रखेंगे। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्पेथाइट और आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन आर स्प्रेड ऑन। वेरी स्मॉल क्रिस्टल हम लेंगे इस हर्पेथाइट या आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन के और are spread on thin layer of nitrocellulose, are spread on thin layer of nitrocellulose such that plane of film is parallel to axis of crystal, such that plane of film is parallel to axis of crystal। यानी फिल्म हमारी जो बनेगी वो कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल हम हर्पेथाइट के बना लेंगे और उनको नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर फैला देंगे एक समान रूप से, और इस तरह से फैलाएंगे कि फिल्म का समतल यानी फिल्म का जो तल है वो क्रिस्टल की अक्ष के अनुदिश या समांतर हो। तो इस तरह से हम फैलाएंगे। हमारी जो फिल्म का तल है, फिल्म का तल कागज तल में है, तो हमारा फिल्म का प्लेन कागज के तल में है और जो नाइट्रोसेलुलोज की यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन या हर्पेथाइट की जो एक्सिस हैं यानी क्रिस्टल की जो एक्सिस हैं वो समांतर होनी चाहिए प्लेन के। जो पतली फिल्म का प्लेन है उसके समांतर होनी चाहिए, तो समांतर हैं ये। इस तरह से अरेंज करेंगे कि समांतर ही रहें। तो ये जो डिवाइस बनी ये कहते हैं पोलराइड, और इसको हम दो कांच की प्लेटों के मध्य यानी ग्लास प्लेटों के मध्य इसको माउंट करते हैं ताकि हमारी फिल्म सुरक्षित रहे। तो यही पोलराइड का काम करती है। तो इस तरह से पोलराइड हम बनाते हैं। वेरी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ हर्पेथाइट यानी हर्पेथाइट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल थिन लेयर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज यानी नाइट्रोसेलुलोज की चादर पर बिछा दिए जाते हैं या रख दिए जाते हैं। इस तरह रखते हैं कि जो फिल्म का प्लेन है, फिल्म का प्लेन कागज तल में है और जो क्रिस्टल की एक्सिस है वो हमारे जो फिल्म है इसके समांतर हो, किसी भी दिशा में हो, इसी तल में होगी, तो ये समांतर होगी। इस तरह से जो फिल्म प्राप्त हुई है हमें, इसको दो कांच की दो प्लेटों के मध्य रखा जाता है। एंड दीज क्रिस्टल आर डाइकोरिक। जो क्रिस्टल हमारे हर्पेथाइट के हैं वो डाइकोरिक नेचर के हैं। एंड एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम डबल रिफ्रैक्शन। यानी ये क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। द्विवर्णक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज जो हमारी डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त होती हैं उनमें से किसी एक को एब्जॉर्ब करना, इसको कहते हैं डाइकोरिक या द्विवर्णक। तो ये क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं और द्विअपर्तन से प्राप्त दो किरणों, द्विअपर्तन या डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त दो किरणों ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से किसी एक किरण को पूरी तरह से क्रिस्टल अवशोषित कर लेता है और दूसरी रे को बाहर जाने देता है। और हम जानते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज प्लेन पोलराइज होती हैं यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस तरह से जो भी एक किरण बाहर जाएगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगी। तो इस तरह से हमें क्रिस्टल से यानी ये जो पोलराइड है इससे प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश हमेशा प्राप्त होगा। अब पोलराइड की वर्किंग या कार्यविधि, वर्किंग ऑफ पोलराइड, वर्किंग या कार्यविधि। तो हम पोलराइड लेते हैं। पोलराइड का जो प्लेन है एक्चुअल में पोलराइड का प्लेन इस तरह से कागज तल के लंबवत है। तो पोलराइड का प्लेन इस तरह से कागज तल के लंबवत है और इसकी एक्सिस, हमारा जो ये प्लेन है कागज तल के लंबवत, इसमें एक्सिस है
तो इन एक्सिस को हम कागज तल के लंबवत दिखा रहे हैं डॉट से। डॉट का मतलब एक्सिस इस प्लेन में है, ये जो हमारा कागज तल के लंबवत है इसमें है पोलराइड की एक्सिस, और इस तरह से पोलराइड हमारा रखा हुआ है। तो इससे जब लाइट पास होगी पोलराइड से, जब हमारी अनपोलराइज लाइट पोलराइड से पास होगी तो ये इससे प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होगा। और जो डॉट्स हैं ये हर्पेथाइट क्रिस्टल यानी पोलराइड की एक्सिस है, और ये एक्सिस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। यानी व्हेन अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन पोलराइड, जब व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइड देन light breaks into two plane polarized light, ordinary and extraordinary rays. Our light breaks into two plane polarized light, ordinary और extraordinary. यानी जब अध्रुवित प्रकाश पोलराइड पर आपतित किया जाता है, जब अध्रुवित प्रकाश पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो प्रकाश दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना के कारण। यानी द्वि अपवर्तन फिनोमिना के कारण प्रकाश दो किरणों में विभक्त हो जाता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन वन रे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ हर्पेथाइट क्रिस्टल। इन वन रे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। दिस इज एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। इन वन रे इलेक्ट्रिक वेक्टर vibrations of electric vector is parallel to crystal axis, this ray, and while in other ray vibrations of electric vector is perpendicular to crystal axis. While in other ray vibrations are perpendicular to crystal axis, यानी ये जो हमारा पेपर प्लेन है इसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस होंगे वो पोलराइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर या लंबवत हैं। इन दीज रेज, इन किरणों में से, इन दीज रेज इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पोलराइड, द रे इन विच वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पोलराइड, दिस मीन्स द रे इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, दिस रे इन विच the vibrations are in this plane which is perpendicular to plane of paper, is absorbed completely by crystal or polaride, and first ray in which vibrations of electric vector is parallel to polaride, this ray come out of polaride and this ray is completely plane polarized. यानी एक किरण जो हमारी डबल रिफ्रैक्शन से प्राप्त हो रही है, एक किरण में विद्युत वेक्टर के कंपन हर्पेथाइट क्रिस्टल या पोलराइड के अक्ष के समांतर हैं। एक किरण में विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के अक्ष के समांतर हैं और ये किरण पोलराइड से बाहर निकलती है जो कि पूर्णतया समतल ध्रुवित होती है, जबकि दूसरी किरण में विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के अक्ष के लंबवत होते हैं। दूसरी किरण में विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के अक्ष के लंबवत होते हैं और ये दूसरी किरण जो है वो पोलराइड में पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती है क्रिस्टल के गुण के कारण, और फिर पोलराइड से निकला प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है क्योंकि पैरेलल रे बाहर निकलती है, ये वाली पहली वाली, और ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। इस तरह से पोलराइड वर्क करता है, इसकी वर्किंग होती है। तो जो हमारा पोलराइड है ये इसकी अक्ष हो गई, इसके अक्ष के समांतर जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है यानी ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से किसी एक में इसके अक्ष के समांतर इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस होंगे तो वो आगे चले आएंगे। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस वाली रे है ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से, वो रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह से कोई एक रे ही आगे बढ़ेगी जिसके वाइब्रेशंस हमारे पोलराइड के एक्सिस के समांतर हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के, वही आगे बढ़ेगी और ये प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, इस तरह से पोलराइड पर जब भी अनपोलराइज लाइट डाली जाएगी समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट आउटपुट में मिलेगी। और इंटेंसिटी की बात करें तो अगर 2I0 इंटेंसिटी है अनपोलराइज लाइट की तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाएगी, तो I0 इंटेंसिटी हमारी समतल ध्रुवित प्रकाश की मिलेगी। अगर हम दो पोलराइड लें और उनको इस तरह से अरेंज करें कि उनकी एक्सिस एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं,
तो ये समांतर पोलराइड या पैरेलल पोलराइड कहलाता है, यानी ये समांतर स्थिति हो गई पोलराइजर और एनालाइजर की। इसी तरह से हम इसका पहले वाले का हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, इस क्रिस्टल को, पोलराइड को 90 डिग्री रोटेट करने पर इसके जो एक्सिस हैं ये हो गई, और हमारा पहला पोलराइड इसी तरह से रहा। तो ये जो स्थिति है, एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही है पोलराइड की, ये कहलाता है क्रॉस्ड पोजीशन या क्रॉस्ड पोलराइड। तो क्रॉस्ड पोलराइड में हमें आउटपुट इंटेंसिटी 0 मिलेगी और पैरेलल में हमें आउटपुट इंटेंसिटी पूरी मिलेगी I0 के बराबर। कैसे मिलेगी इसको देखेंगे हम। अगर हम दो पोलराइड पैरेलल पोजीशन में लिए हुए हैं, यानी इनकी एक्सिस एक दूसरे के समांतर है, एक पोलराइड यहाँ पोलराइजर का काम कर रहा है, दूसरा एनालाइजर का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम इन दोनों की एक्सिस पैरेलल लिए हुए हैं, तो हम अनपोलराइज लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश पोलराइजर पर डालेंगे तो इससे ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी की आधी होगी। और फिर ये आगे चलकर, चूंकि पैरेलल पोलराइड है, तो हमारी जो लाइट है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आउटपुट में मिलेगी, अधिकतम तीव्रता I0। क्रॉस्ड पोजीशन में इसके विपरीत हम क्या करते हैं, हमारे जो पोलराइड की एक्सिस है वो एक दूसरे के लंबवत कर देते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा, अनपोलराइज लाइट डालेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एनालाइजर जब एनालिसिस कर रहा है तो इसमें प्लेन पोलराइज लाइट इंटरनली एब्जॉर्ब हो जा रही है, और फिर जो बाहर निकल रही है नो लाइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोलराइड में प्रॉपर्टी है कि ये जो पोलराइड की अक्ष है, इसके लंबवत अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हुए तो पोलराइड की अक्ष की लंबवत इलेक्ट्रिक वेक्टर के यहाँ पर कंपन है, ये एक्सिस है, और कंपन की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी और कोई रे बाहर निकलने के लिए अब है ही नहीं, तो इसलिए नो लाइट, यानी आउटपुट इंटेंसिटी 0 हो गई। तो क्रॉस्ड पोजीशन में हमारी आउटपुट इंटेंसिटी 0 होती है, जबकि पैरेलल पोजीशन में आउटपुट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये मॉलस लॉ से भी हम देख चुके हैं, पोलराइजर एनालाइजर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ वी रोटेट एनालाइजर बाई 360 डिग्री, यानी हम एनालाइजर को इस तरह से रोटेट करें कि ये 360 डिग्री तक रोटेट हो जाए, देन वी गेट 2 पैरेलल एंड 2 क्रॉस्ड पोजीशन ऑफ पोलराइड। वी गेट 2 पैरेलल पोजीशन एंड 2 क्रॉस्ड पोजीशन। पैरेलल पोजीशन हमें कब मिलेंगी, जब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो और 180 का, तो पैरेलल पोजीशन मिलेंगी। तो पोलराइजर्स के बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री पर पैरेलल पोजीशन मिलेगी समांतर, और क्रॉस्ड पोजीशन मिलेगी 90 और 270 डिग्री एंगल पर। तो फिर हम देख रहे हैं हमारी इंटेंसिटी इस तरह से वैरी करेगी, thus we get 2 times maximum intensity in 2 parallel position and 2 times no light in crossed positions of polaroid। यानी यदि हम विश्लेषक यानी एनालाइजर को 360 डिग्री 360 डिग्री घुमाएं विश्लेषक को, तो हमें 2 बार पोलराइड की समांतर स्थिति मिलती है। इस स्थिति में अधिकतम तीव्रता I0 मिलेगी, और 2 बार पोलराइड की क्रॉस्ड पोजीशन मिलती है, क्रॉस्ड स्थिति मिलती है। इस स्थिति में कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइड, पोलराइड के उपयोग। पोलराइड के बहुत सारे उपयोग होते हैं आजकल दैनिक जीवन में। पहला उपयोग है एप्लीकेशन सन ग्लासेस में या इन सन ग्लासेस। पोलराइड्स आर यूज्ड इन सन ग्लासेस। पोलराइड्स आर यूज्ड इन सन ग्लासेस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लेयर। यानी पोलराइड सन ग्लासेस में प्रकाश की चकाचौंध या ग्लेयर से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। सन ग्लासेस में इनका बहुतायत से उपयोग किया जाता है पोलराइड्स का, ताकि हमें प्रकाश की ग्लेयर या चकाचौंध से बचाया जा सके। ऑब्टेन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, और शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग ऑब्टेन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में। और जो ऑपरेटस यूज होगा उसको कहते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर ऐसा ऑपरेटस है जिससे शक्कर की या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज कैलकुलेटेड। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर in any solution is calculated by polarimeter. In polarimeter, production of plane polarized light and analysis of this light is polaroid is used.
production of plane polarized light and analysis of this plane polarized light. Polaroid is analysis of this plane polarized light and production of this plane polarized light. शक्कर की सांद्रता पोलरीमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पोलरीमीटर apparatus है जिससे हमारी शुगर की कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन में ज्ञात होती है। पोलरीमीटर में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पादन एवं इसके विश्लेषण में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो पोलराइड हमारा पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के रूप में वर्क करता है पोलरीमीटर में, जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ शुगर कैन बी कैलकुलेटेड। थर्ड, पोलराइड कैमरा एंड फोटोग्राफी। पोलराइड कैमरा या फोटोग्राफी इत्यादि में हमारा पोलराइड यूज होता है। कैसे यूज होगा? पोलराइड इज यूज्ड इन पोलराइड कैमरा। पोलराइड इज यूज्ड इन पोलराइड कैमरा, यानी पोलराइड का पोलराइड कैमरा में उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है? इन फोटोग्राफी ऑफ क्लाउड्स। इन फोटोग्राफी ऑफ क्लाउड्स पोलराइड स्टॉप्स पोलराइज लाइट कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड। पोलराइड स्टॉप्स polarized light coming from background but reflect light from objects but reflected light from objects do not cut from polaroid or this reflected light is passed through polaroid. This result a dark background and object of more contrast. Hence our photography will be very intense or very beautiful. पोलराइड कैमरा में उपयोग होता है। बादलों की फोटोग्राफी में पोलराइड बैकग्राउंड से आए हुए ध्रुवित प्रकाश को रोकता है। तो ये हमारे पोलराइड का क्या काम है? जो बादलों के बैकग्राउंड में ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज लाइट है, उसको रोकेगा और वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश को अंदर जाने देता है। वस्तुओं से जो परावर्तित प्रकाश होता है वो ध्रुवित नहीं होता, इसलिए पोलराइड से अंदर चला जाता है। इससे हमारा जो फोटोग्राफी है उसमें क्या होगा? बैकग्राउंड कुछ अधिक डार्क दिखाई देगा और वस्तु अधिक प्रकाशित दिखने लगेगी। तो इससे फोटो का कॉन्ट्रास्ट या विपर्यास उत्तम होता है और फोटो भी काफी हमारा डिस्टिंग्विश या अच्छा प्रतीत होता है। स्टडी ऑफ नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्टडी ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में, तो धातुओं के जो प्रकाशीय गुण हैं, प्रकाश के प्रति बिहेवियर, उसका अध्ययन करने में हम पोलराइड का उपयोग करते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, लाइट बिकम्स पोलराइज्ड। लाइट बिकम्स पोलराइज्ड। अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। हियर पोलराइड इज यूज्ड एज एनालाइजर इन स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन। यानी जब अध्रुवित प्रकाश धातुओं के पृष्ठ पर आपतित होता है, धातुओं के सरफेस पर आपतित होता है, तो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति यानी मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है। तो ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस ध्रुवण की मात्रा का ज्ञान पोलराइड को विश्लेषक के रूप में उपयोग करके किया जा सकता है। तो जो हमारी ध्रुवण की मात्रा है उसकी एनालिसिस करने के लिए पोलराइड को विश्लेषक के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पोलराइड का उपयोग हो गया। नेक्स्ट है इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी प्रतिबलों के प्रभाव का अध्ययन करने में। इसमें कैसे करेंगे? व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन celluloid transparent bakelite, when stress is applied on celluloid transparent bakelite materials, they become doubly refracting. Our material become doubly refracting or it shows double refraction phenomena. Study of double refraction is done by Polaroid. Study of this double refraction is done by Polaroid. यानी सेलुलॉइड पारदर्शक बैकेलाइट पदार्थों पर जब प्रतिबल लगाया जाता है, इन पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो ये द्विअपर्तक यानी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बन जाते हैं। तो यानी ये डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं और द्विअपर्तन प्रक्रिया का अध्ययन पोलराइड की सहायता से किया जाता है और फिर हमें
स्ट्रेस का अध्ययन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट, इन ग्लासेस ऑफ विंडोज, खिड़कियों के ग्लास में पोलराइड का उपयोग करते हैं। पोलराइड्स आर यूज्ड इन ग्लासेस ऑफ विंडोज ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स एक्सेट्रा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेयर ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। यानी पोलराइड का विमान और ट्रेन की खिड़कियों के शीशे में प्रयोग किया जाता है, जिससे बाहरी प्रकाश की चमक से हमें जो हमें बाहरी चमक से बचाती है, बाहरी प्रकाश की चमक से बचाती है। पोलराइड का उपयोग विमान की खिड़कियों को बंद व खोलने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे? हम दो पोलराइड लेंगे, एक पोलराइड, दोनों पोलराइड को हम पैरेलल लगा देंगे। हमारा अंदर वाला जो विमान के अंदर वाला जो पोलराइड होगा वो मूवेबल होगा, उसको हम 0 से 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। तो एक पोलराइड हमारा विमान के इस साइड होगा, दूसरा विमान के अंदर होगा, इसको हम 0 से 90 डिग्री इसकी एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये अरेंजमेंट हुआ, ये हमें बाहरी प्रकाश को अंदर आने से रोकने के लिए अरेंजमेंट बना सकते हैं। हम खिड़की को बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। अगर हम इन पोलराइड्स को समांतर कर देंगे तो हमारा बाहरी प्रकाश अंदर आने लगेगा और क्रॉस्ड पोजीशन में बाहरी प्रकाश नहीं आता है। तो इस तरह से हम विमान वगैरह में विंडोज के रूप में इनको पोलराइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे पोलराइड्स, जो दो पोलराइड्स लगे हुए हैं, पोलराइजर और एनालाइजर, अंदर हमने एनालाइजर लगाए हुए हैं, एनालाइजर को रोटेट कर सकते हैं 0 to 90 डिग्री। तो हम दोनों पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस को समांतर कर देंगे तो हमारी खिड़की खुल जाएगी और बाहरी प्रकाश अंदर आने लगेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इन 3D या 3 डायमेंशनल पिक्चर एंड फिल्म्स, त्रिविमीय फिल्मों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। फिल्म शॉट बाई स्टीरियोस्कोपिक कैमरा व्हेन ऑब्जर्व्ड बाई पोलराइड ग्लासेस गिव्स 3 डायमेंशनल इफेक्ट। यानी स्कोपिक कैमरा द्वारा बनाए गए फिल्म या वीडियो जब पोलराइड ग्लासेस द्वारा देखे जाते हैं तो हम त्रिविमीय प्रभाव या फिल्म का त्रिविमीय प्रभाव दिखाई देता है और इससे हमें फिल्म स्पष्ट दिखाई देती है। तो पोलराइड्स की मदद से ही 3 डायमेंशनल फिल्मों को, 3D फिल्मों को देखना पॉसिबल होता है। इसमें हमें 2 ग्लासेस मिलते हैं पोलराइड के चश्मे में। इसमें एक एक्स पोलराइड होता है, दूसरे का पोलराइड वाई होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले का पोलराइजेशन इधर है, दूसरे का पोलराइजेशन इधर है। दोनों असल में सर्कुलरली पोलराइज लाइट होती हैं दोनों पोलराइड से, और फिर हमें दोनों से अलग अलग इमेजेस दिखाई देती हैं, जिसको कंबाइंड रूप से हम 3D कह देते हैं। 3D हमारा पूरा दिखाई देता है। तो इस तरह से पोलराइड का उपयोग हम 3 डायमेंशनल पिक्चर्स और फिल्म देखने में, उनको ऑब्जर्व करने में पोलराइड ग्लासेस का उपयोग करते हैं। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए बीम इज इंसिडेंट ऑन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट। यानी जो परावर्तित किरण है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित है। तो इस तरह से ये हमारा जो एंगल है वो निकालेंगे, पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन ब्रूस्टर्स लॉ से निकालेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, ये भी हम निकालेंगे। पहले ब्रूस्टर्स लॉ का प्रयोग करेंगे, tan IP इक्वल टू म्यू। इससे हम क्या निकालेंगे, IP इक्वल टू म्यू, tan इनवर्स म्यू यानी √3, और ये 60 डिग्री एंगल आ गया हमारा। और फिर IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, ये जानते हैं पोलराइजिंग एंगल प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो R की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 60 रखेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना था और ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोलराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट देयर एक्सिस मेक एन 30 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। 2 पोलराइड्स आर प्लेस्ड such that their axis makes 30 degree angle with each other if I0 be intensity of unpolarized light। यहां पर I0 अनपोलराइज लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता दी हुई है और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी पोलराइजर से, I0/2।
देन कैलकुलेट परसेंटेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू सेकंड पोलराइड, यानी एनालाइजर से जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी की गणना करनी है विथ रेस्पेक्ट टू I0। हम आउटपुट इंटेंसिटी निकाल लेंगे एनालाइजर से और उसको I0 से डिवाइड कर देंगे और हमारा ये परसेंटेज इंटेंसिटी कैलकुलेट होगा। सोल्यूशन क्या है? वी नो द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट रिड्यूसेस टू हाफ आफ्टर पोलराइजेशन, यानी ध्रुवक से या पोलराइजर से हमारी जो लाइट निकलती है वो आधी इंटेंसिटी की होती है। देन इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइड, इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइड I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी I0/2। जस्ट ये इनिशियल इंटेंसिटी की यानी अध्रुवित प्रकाश की आधी हो जाती है। और फिर I2 रिफ्लेक्टेड यानी आउटपुट लाइट फ्रॉम सेकेंड पोलराइड, यानी एनालाइजर से बाहर निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 I0/2 है और cos 30 डिग्री, यानी पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर ये 3I0/8 आ गया। और फिर इसको हम I0 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा परसेंटेज ट्रांसमिटेड लाइट मिल जाए। I2/I0, I2 3I0/8 है इंटू 100%, और ये वैल्यू रखेंगे, I0 कट जाएगा और ये हमारा रेशियो जो आ रहा है परसेंटेज वैल्यू वो आ रहा है 37.5, 37.5। ऐसे तो इस तरह से परसेंटेज हमारा आ गया 37.5% हमारी लाइट ट्रांसमिट हुई एनालाइजर से। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे, डिटरमिन एंगल बिटवीन टू पोलराइड। डिटरमिन एंगल बिटवीन टू पोलराइड, यानी दो पोलराइड पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बिकम 1/4 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट, यानी एनालाइजर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता 1/4 हो जाती है अध्रुवित प्रकाश से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता से। तो I0 हम मान लेते हैं हमारे अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, विच बिकम्स I0/2 आफ्टर फर्स्ट पोलराइड, यानी प्लेन पोलराइज लाइट की तीव्रता I0/2 हो गई। और फिर जब इसकी स्टडी की जाएगी एनालाइजर द्वारा तो जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो हम निकालेंगे। तो एंगल बिटवीन टू पोलराइड्स हमारा निकालना है, मान लेते हैं थीटा एंगल। तो I इक्वल टू I0/2, I0/2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश जो एनालाइजर पर आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता I0/2 है। I0 हमारा अनपोलराइज लाइट की तीव्रता है, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसी कॉस को थीटा की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो 1/4 है, यानी एनालाइजर से निकालने वाले प्रकाश की तीव्रता 1/4 है। तो I इक्वल टू I0/4 इस वैल्यू को यहां रखेंगे। तो I0/4 इक्वल टू I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक यानी ग्लास प्लेट का अपवर्तनांक 1.5 है। When a beam of light is incident on this slab glass plate, reflected light and refracted light becomes perpendicular to each other. यही ब्रूस्टर्स लॉ में कंडीशन है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये ब्रूस्टर कंडीशन हो गई। तो हम उस कंडीशन को यूज करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ को। व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ब्रूस्टर्स लॉ को सीधे से यूज कर लेंगे, tan IP इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रखेंगे 1.5 और इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो एंगल IP मिलेगा 56.3 डिग्री। ये हमारा पोलराइजिंग एंगल आ गया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और हम जानते हैं फार्मूला IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, और इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे R की वैल्यू, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण। यह आ गया 33.7 डिग्री। ये हमारा अपवर्तन कोण आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल ऑन पोलराइड हु ट्रांसमिशन एक्सिस इज मेक्स 30 डिग्री विथ इंसिडेंट वाइब्रेशन। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ पोलराइड। तो हमें मॉलस लॉ का सीधे सीधे यूज करना है, और एंगल कितना है कॉस थीटा 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हम 30 डिग्री लिख लेंगे। तो 30 डिग्री रखने पर ये 3I0/4 हमारी फाइनल इंटेंसिटी
सीधे सीधे आएगी। यहाँ पर आउटपुट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी और एनालाइजर पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी I0 थी और पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। हमें बस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और I0 के टर्म में हमारी इंटेंसिटी 3I0/4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरफेरेंस से। यंग के प्रयोग में लाल प्रकाश 6600 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 70 फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। 70 फ्रिंजेस हमें विजिबल होती हैं। अगर हम बैगनी प्रकाश यानी वायलेट लाइट 4400 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करें तो कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? तो इसको निकालने के लिए हम 70 फ्रिंजों की चौड़ाई निकाल लेंगे। विड्थ ऑफ 70 फ्रिंजेस इक्वल टू 70 इंटू विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा 70 फ्रिंजों की चौड़ाई आ गई। और फिर हम मान लेते हैं n फ्रिंजेस हमारा वायलेट कलर के लिए दिखाई देंगी। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। 70 दृष्टि विस्तार इक्वल टू n डी लैम्डा डैश अपॉन डी। तो हम लैम्डा डैश को 4400 एंगस्ट्रॉम रखेंगे और यहाँ पर लैम्डा 6600 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, बाकी चीजें कट जाएंगी। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे n इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश और 70 इंटू 6600 अपॉन 4400 और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 105 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकाश जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, यानी दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता I1/I2 ये 9:4 है। तो व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, इंटरफेरेंस होता है इनका। इंटरफेरेंस के बाद ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की तीव्रताओं का अनुपात यानी I मैक्स वर्सेस I मिनिमम हमें निकालना है। तो I1 I2 का रेशियो 9:4 दिया हुआ है। हम इसको एम्पलीट्यूड्स के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड्स के टर्म में I1/I2 इक्वल टू A1² और फिर A1 A2 की वैल्यू हम एक दूसरे के टर्म में निकाल लेंगे। A2 के टर्म्स में A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये A2 इक्वल टू 2/3 A1 आ गया हमारा ये आंसर। यहां से हम देखेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। A1/A2 इक्वल टू 3/2 A2 इक्वल टू 2/3 A1। अब हम अपने जो I मैक्स और I मिनिमम का जो फार्मूला है उसमें रखेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम I मैक्स और I मिनिमम फार्मूले से लगा सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और जो रेशियो है I मैक्स अपान I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर और A2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। A1 प्लस 2/3 A1 का स्क्वायर प्लस अपान A1 माइनस 2/3 A1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5/3 A1 आ गया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A1/3 ये हमारा आ गया। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25/9 A1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर A1² 9। तो 9 से 9 कट गया, A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कट गया। ये 25:1 यानी 25:1 का रेशियो आ गया। 25:1 का रेशियो सीधे सीधे आ गया। हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सीधे फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू सीधे फार्मूले में रखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ही आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात एम्पलीट्यूड्स का रेशियो 6/5 है, 6:5। व्यतिकरण के कंपनों के महत्तम और न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो और इंटेंसिटी का रेशियो I मैक्स अपान I मिनिमम ये निकालना है। तो निकाल लेंगे। A मैक्स कितना होता है हमारा A1 प्लस A2, A मिनिमम A1 माइनस A2 और A1/A2 क्या है 6/5। तो हम A1 को रिप्लेस कर देंगे A2 के टर्म्स में 6/5 A2 और इन दोनों फार्मूले में A1 की वैल्यू रख देंगे 6/5 A2 प्लस A2 अपान 6/5 A2 माइनस A2 और इसको सॉल्व करने पर हमारा 11 A2/5 हो गया और नीचे A2/5 आएगा और ये A2 कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। तो हमारा A मैक्स अपान A मिनिमम 11/1 हो गया। इसी तरह से
आई मैक्स अपान आई मिनिमम, ये ए मैक्स का स्क्वायर अपान आई ए मिनिमम का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 11 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर यानी 121 अपान 1। तो आई मैक्स अपान आई मिनिमम 121/1 या इसका रेशियो आ गया 121:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। I1 अपान I2 25/16 हो गया हमारा। इनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकालना है हमें। तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो हम सीधे निकाल सकते हैं। I1 अपान I2 का स्क्वायर ये A1 स्क्वायर, I1 अपान I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर होता है। तो हम सीधे सीधे रख देंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ गया 5/4 यानी A1:A2 इक्वल टू 5:4। ये रेशियो मिल गया। हम सीधे सीधे A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 5/4 A2, और फिर इसको I मैक्स और I मिनिमम इस फार्मूले में रख देंगे। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और फिर I मैक्स अपान I मिनिमम ये आएगा 5/4 A2 प्लस A2, 5/4 A2 माइनस A2 दोनों का होल स्क्वायर है। तो हम ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे। तो ये आ गया 81:1, I मैक्स अपान I मिनिमम 81:1। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से लगा सकते थे। अगर हमारा एम्पलीट्यूड्स का रेशियो ना पूछता, तो हमारा I मैक्स अपान I मिनिमम क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपान प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 क्या है? 25/16। तो हम I1 का मान निकाल ले लेंगे। I1 इक्वल टू 25/16 I2 और स्क्वायर रूट ऑफ I1 निकालेंगे यहां से 5/4 स्क्वायर रूट ऑफ I2। अब हम I1 की वैल्यू यहां पर रख देंगे दोनों जगह पर। 5/4 स्क्वायर रूट ऑफ I2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, 5/4 स्क्वायर रूट ऑफ I2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ I2 बाहर निकालेंगे तो I2 बाहर निकलेगा, दोनों तरफ कट जाएगा। 5/4 प्लस 1, 5/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा 9/4 और 1/4 नीचे आ गया। जब हम कट करेंगे 4 को और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81:1 ये रेशियो हमारा I मैक्स और I मिनिमम के बीच में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों यानी स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm है। ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इनको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया। और स्क्रीन की डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर पर स्क्रीन रखी हुई है हमारी। तो हमें निकालना है और दिया है जिनके मध्य फ्रिंजेस के मध्य दूरी 0.7 mm की है, यानी फ्रिंज विड्थ 0.7 mm है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। तो यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया है? विड्थ ऑफ फ्रिंज 0.7 mm यानी 0.07 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। डी 1 mm तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। कैपिटल डी स्क्रीन से फ्रिंज स्लिट की जो दूरी है 150 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे। सारी दूरियां हमने सेंटीमीटर में रख ली। तो W इक्वल टू लैम्डा डी अपान स्मॉल टी, इस फार्मूले से W की वैल्यू 0.07 सेंटीमीटर, लैम्डा निकालना है। डी कैपिटल डी 150 सेंटीमीटर और स्मॉल डी हमारा 0.1 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर आ गया, यानी 4.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, यानी ये आ गया 4600 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 4600 एंगस्ट्रॉम, ये प्रयुक्त मोनोक्रोमेटिक लाइट या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमारा कंडीशंस क्या क्या हैं प्राप्त करने के लिए। और शून्य फ्रिंज की तीव्रता I0 है, जीरोथ फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 है। एक स्लिट को ढक दिया जाता है तो तीव्रता I में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमारा जो कंडीशंस हैं, इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग गुड इंटरफेरेंस
वी यूज कोहेरेंट सोर्सेज, यानी प्रकाश के दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हम कैसे मिलता है हमें, या तो दोनों एक ही लाइट से डिराइव की जाए, दो लाइट तो कोहेरेंट सोर्स हो जाए, या लेजर सोर्स यूज कर सकते हैं हम। प्रकाश के दोनों सोर्स एक समान तरंग उत्सर्जित करनी चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए और आवृत्ति भी सेम होनी चाहिए। दोनों प्रकाश के बीच अलगाव छोटा होना चाहिए, यानी दोनों प्रकाश के मध्य कोहेरेंट सोर्सेस के मध्य दूरी वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल डी की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। इससे फ्रिंज हमारी चौड़ी बनेगी और इंटरफेरेंस ऑब्जर्व अच्छा होगा। प्रकाश स्रोत और स्क्रीन की दूरी वो बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के मध्य जो दूरी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। इससे हमें फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कैपिटल डी ज्यादा होगा तो डब्ल्यू ज्यादा होगा। इस तरह से हमारी फ्रिंज ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व की जा सकती है। बैकग्राउंड हमारा स्क्रीन जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन, हमारा जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट होता है वो डार्क रूम में ही होता है, जहां पर कोई अन्य प्रकाश मौजूद ना हो। तो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट के अलावा कुछ भी प्रकाश मौजूद नहीं होता। तो व्यतिकरण में तरंगों के आयाम लगभग बराबर होंगे, ये बहुत ही आवश्यक कंडीशन है। तो जो हमारी कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकल रही है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। बराबर होने से क्या होगा, हमारी जो डार्क फ्रिंजेस की तीव्रता है, मिनिमम इंटेंसिटी, वो 0 हो जाएगी और इससे हमें फ्रिंजेस बहुत ही अच्छी दिखाई देंगी। दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले होने चाहिए, यानी हमारी स्लिट की चौड़ाइयां बहुत कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। और स्रोत संकुचित होना चाहिए, यानी सोर्सेस जो है बहुत छोटे होने चाहिए, स्लिटों की जो चौड़ाइयां हैं वो छोटी होनी चाहिए। इससे हमारा जो इंटरफेरेंस है वो अच्छा बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। और अब न्यूमेरिकल पर आते हैं, आई और I0 में संबंध। क्योंकि आई फ्रिंज की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और स्लिट जब हम बंद कर देते हैं तो पर्दे पर शून्य फ्रिंज बनती है। तो पर्दे पर शून्य फ्रिंज बनती है और उसकी इंटेंसिटी 0 है, जहां पर दो तरंगों के बीच कलांतर शून्य होता है। तो इस तरह से I = I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi, इस फार्मूले का यूज करेंगे। I0 = I + I + 2 I √I × I cos phi की वैल्यू 1 रखेंगे हम। तो इसलिए कोई कलांतर नहीं है, कलांतर शून्य है, तो cos phi की वैल्यू 1 रखेंगे। तो इस तरह से I0 = 4I या I = I0/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे सिद्ध करेंगे या जांच करेंगे कि हमारा प्रकाश पोलराइज्ड है या नहीं है, ध्रुवित है या नहीं। तो इसकी जांच करना आसान है। हम एनालाइजर का प्रयोग करेंगे, उस पर हम अपना प्रकाश डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे और फिर हम आउटपुट इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, यानी जो आउटपुट में प्रकाश निकल रहा है एनालाइजर से उसको हम मेजर करेंगे। अगर हमारा जो एनालाइजर है उसको 360 रोटेट करने पर प्रकाश की आउटपुट प्रकाश की तीव्रता घटती या बढ़ती है, तो हमारा जो इंसिडेंट लाइट है वो ध्रुवित प्रकाश है। अदरवाइज अगर इंटेंसिटी सेम रहती है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है या अध्रुवित प्रकाश है। तो इस तरह से अगर हम अपने एनालाइजर पर प्रकाश डालें, यानी जो दिया गया प्रकाश है उसको एनालाइजर पर डालें और एनालाइजर को 360 डिग्री तक रोटेट कराएं, तो रोटेशन में अगर प्रकाश की तीव्रता वैरी करती है, यहाँ पर जो प्रकाश मिल रहा है इसकी तीव्रता इंटेंसिटी वैरी करती है, तो हमारा जो इंसिडेंट लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है या ध्रुवित प्रकाश है। अगर आउटपुट यानी एनालाइजर से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एनालाइजर को रोटेट करने पर नहीं वैरी करती है, तो ये तीव्रता नहीं वैरी करने का रीजन हमारा इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश है। इसके कारण प्रकाश की तीव्रता वैरी नहीं कर रही है। ध्रुवित प्रकाश के लिए एनालाइजर से जो आने वाला प्रकाश है, एनालाइजर को रोटेट करने पर इसकी तीव्रता वैरी करेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। पोलराइज्ड लाइट के केस में ये इंटेंसिटी वैरी करेगी और अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो एनालाइजर को रोटेट करने पर तीव्रता हर दिशा में एनालाइजर के लिए समान ही रहेगी।